हेलो बच्चों, आज अपन बात करेंगे छोटी आंत्र की। कल अपना टॉपिक जो कंप्लीट हुआ था वो हुआ था आमाशय तक का। आज अपन बात करेंगे छोटी आंत्र की। छोटी आंत्र जो संरचना है वो संरचना आहार नल का मुख्य भाग है। इस संरचना के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको कल वाले टॉपिक से एक रिवाइज पॉइंट करना पड़ेगा कि ये वो भाग है जो सर्वाधिक भोजन का पाचन और अवशोषण करता है। तो आप ध्यान रखें, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि आहार नाल में, मानव की आहार नाल में सबसे अधिक भोजन का पाचन व अवशोषण कहाँ पर होता है? तो वो छोटी आंत्र में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसकी औसतन लंबाई 6 से 7 मीटर के मध्य होती है। फिक्स अगर अपन बात करें तो 6.25 मीटर इसकी एग्जिट लेंथ होती है। सबसे अधिक जो लंबाई वाला भाग है आहार नाल का वो छोटी आंत्र ही है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। इसका नाम छोटी क्यों रखा गया है आंत्र? वो उसके डायमीटर की बात थी, वो अपन ने कल कर ली थी कि इसका जो डायमीटर होता है वो छोटा होता है, जबकि जो बड़ी आंत्र होती है उसका डायमीटर बड़ा होता है, इसलिए उसे बड़ी आंत्र कहते हैं। जबकि उसकी औसतन लंबाई कम होती है, लगभग उसकी 1.5 मीटर के समथिंग ही लंबाई होती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो छोटी आंत्र में निम्न 3 भाग सम्मिलित हैं: डियोडिनम, जेजुनम और इलियम, जिसे ग्रहणीय भाग कहते हैं। छोटी आंत्र का प्रारंभिक भाग है, ये जो आरंभिक भाग होता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आमाशय से सीधा जुड़ा हुआ है, यह अंग्रेजी वर्णमाला के सी या यू आकार का होता है, जिसकी औसतन लंबाई 25 सेंटीमीटर है। ये सबसे छोटा भाग है इसका। इस भाग में यकृत, अग्नाशय व पित्ताशय से आने वाली एकल सम्मिलित कौन सी होती है संरचनाएं? एकल सम्मिलित संरचनाओं की अगर अपन बात करें तो एकल सम्मिलित नलिका का मतलब क्या है? यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इस ग्रहणी भाग में, डियोडिनम भाग में होगा क्या? डियोडिनम भाग में होगा क्या कि डियोडिनम भाग के अंदर, जैसे अगर अपन बात करें, ये डियोडिनम भाग है। इस डियोडिनम भाग में एक नलिका आकर खुलेगी। इस नलिका से संरचनाएं जुड़ी हुई हैं। जैसे इधर अगर बात करें तो ये अग्नाशय जुड़ा हुआ है। इसी में अगर ऊपर की तरफ बात करें तो अपन यहाँ पर बाइलोब यकृत है, लीवर है, पित्ताशय है। तो देखिए, जितने भी सब्सटेंस आएंगे, जितना भी द्रव्य आएगा, अगर रस की बात करें अपन, जो जूस आएगा, जैसे अगर इंटेस्टाइन जूस आएगा तो इंटेस्टाइन के अंदर ही है वो, लेकिन जो अग्नाशय रस है और यकृत का जो रस, जैसे यकृत से पित्त रस स्रावित होगा, जो लीवर से स्रावित होने के बाद यहाँ पित्ताशय में संचित हो जाता है। तो ये सब एक कॉमन नलिका से आ रहे हैं। मतलब सारी नलिकाएं पहले तो अलग अलग हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सभी एक नलिकाओं में हो गए हैं। और यहाँ से वो ग्रहणी भाग में, ये जो भाग है वो कौन सा है? ग्रहणी भाग है, डियोडिनम है, इसमें आकर सम्मिलित जुड़ रहे हैं, इस ग्रहणी भाग में आकर गिर रहे हैं। इसलिए इस भाग को क्या कहते हैं? इस भाग को सम्मिलित कहा गया है कि ये नलिका एक सम्मिलित हो गई है, एक साथ जुड़ गई है। और इस नलिका को जो कंट्रोल करने वाला वोल है उसका नाम है ओडी की अवरोधनी। ओडी साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी। अवरोधनी का मतलब उसे रोक कर रखने वाला, कि ये नहीं है कि कंप्लीट रस, जैसे भोजन है ही नहीं छोटी आंत्र में तो भी रस का श्रावण हो रहा है और रस बार बार छोटी आंत्र में आ रहा है तो उसका कोई उपयोग ही नहीं होगा। इसलिए उसको रोक कर रखने के लिए जो वोल लगाया गया है, उस वोल की डिस्कवरी सबसे पहले फर्स्ट टाइम की थी ओडी ने, इसलिए ओडी की अवरोधनी भी कहते हैं। इस चीज़ पॉइंट को ध्यान रखें। सेकंड पॉइंट, ये जेजुनम भाग है, मध्यांत्र है या अग्र शुद्रांत्र है, क्योंकि शुद्रांत्र अगला भाग आएगा, उससे ऊपर वाला भाग अग्र हो गया तो अग्र शुद्रांत्र। मध्यांत्र इसलिए इसे क्योंकि डियोडिनम और शुद्रांत्र के मध्य का भाग है जेजुनम। छोटी आंत्र का मध्य भाग है, जिसकी औसतन लंबाई 3.5 मीटर होती है। ये सबसे अधिक भाग है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने के लिए ये है कि इसकी जो श्लेष्मा व अर्धश्लेष्मा परत की जाती है वो, उसमें वलन उपस्थित होते हैं, इंटरनल फोल्ड प्रेजेंट होते हैं। इंटरनल फोल्ड की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि श्लेष्मा और अर्धश्लेष्मा क्या है। तो आहार नाल आपको पता है एक पाइप समान है, बंद नलिकाकार संरचना है। अब नलिकाकार संरचना की एक सिंगल साइड को अगर अपन देखें, सिंगल साइड को, तो उसको 4 परतों में डिवाइड किया गया है कि ये एक जो आहार नाल की जो एक पाइपलाइन है, या फिर आप कह सकते हो जो परत है, वो 4 छोटी छोटी परतों से मिलकर बनी हुई है। उन परतों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है।
जिसमें सबसे पहली जो परत आती है वो आती है म्यूकोसा, सबसे आंतरिक अंदर की तरफ, जिसे बोलते हैं श्लेष्मा। जिसके बाद आती है सब म्यूकोसा, जिसे बोलते हैं अर्धश्लेष्मा, फिर मस्कुलरिस और सीरोसा, सबसे लास्ट में सीरोसा परत जो सबसे बाहर की तरफ है। इस तरीके से इसे 4 परतों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सबसे लास्ट में है सीरोसा। इस तरीके से डिवाइड किया गया है इसको। अगर इस वलन की बात करें अपन, अर्धश्लेष्मा की परत में अत्यधिक में वलन मिलते हैं। इन वलन को अगर बात करें तो इन वलन की खोज की थी कर्करिंग ने। कर्करिंग साइंटिस्ट ने इन वलन की खोज की थी, इसी कारण इन्हें कर्करिंग के वलन भी कहते हैं। ये फोल्ड्स हैं, कर्करिंग फोल्ड्स, क्रिप्ट्स ऑफ वर्क कर्करिंग। तो ये कर्करिंग के फोल्ड हैं, इंटरनल फोल्ड हैं। इन वलन की मुख्य इकाई जो है, इन वलन की जो मुख्य इकाई है वो मुख्य इकाई अंगुली समान होती है। अब देखो इस फोल्ड को, इस चैप्टर को, यहीं इस टॉपिक को समझने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, मुख्य इकाई अंगुली समान होती है। जैसे अब ये अगर इंटरनल फोल्ड की बात करें, अंगुली समान संरचना किस तरीके से होगी, इस तरीके से फोल्ड होंगे। अब अगला फोल्ड भी इस तरीके से होगा, फिर अगला फोल्ड भी, फिर अगला फोल्ड भी। तो ये एक छोटे छोटे अंगुली समान प्रवर्ध बन गए हैं। इस एक सिंगल प्रवर्ध की अगर अपन बात करें तो उसे बोलते हैं विलाय। विलाय या रसांकुर, हिंदी में क्या कहेंगे उसे, रसांकुर कहते हैं, जो लगभग 1 मिलीमीटर के होते हैं। इन रसांकुरों पर ब्रश बॉर्डर के समान छोटे छोटे असंख्य प्रवर्ध भी होते हैं इनके ऊपर। अब असंख्य प्रवर्ध होते हैं, इनकी संख्या हजारों में हो सकती है। इनकी संख्या अधिक है और इनकी जो साइज है वो बहुत छोटी है, इसलिए अब इनकी नंबरिंग और जो साइज़ है वो बहुत छोटी हो जाएगी। तो इसको भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंटली याद रखिए। असंख्य प्रवर्ध हैं जिन्हें माइक्रोविलाय कहते हैं, क्योंकि माइक्रो शब्द लेंगे छोटे के लिए, सूक्ष्म के लिए सूक्ष्मांकुर हो गए ये, वो रसांकुर बड़े वाले, ये सूक्ष्मांकुर जो औसतन 1 माइक्रोमीटर के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अगर अपन बात करें तो जो प्रत्येक वलन के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान को लिबरकुन की दरारें कहते हैं। जैसे अगर अपन बात करें इसी पॉइंट पर वापस, तो ये विलाय हो गए, इनके मध्य अब स्थान पर यह गैप बन गया है। इस गैप को, जो हर जगह पर गैप प्रेजेंट है, इस गैप को कहते हैं लिबरकुन की दरारें, क्योंकि एक के बीच एक क्रिप्ट आप कह सकते हो कि एक रसांकुर की और दूसरे रसांकुर के मध्य रिक्त स्थान है। दोनों जो रसांकुर हैं उनके मध्य रिक्त स्थान है, उसे लिबरकुन की दरारें कहते हैं। भोजन के पाचन व अवशोषण के लिए प्रत्येक रसांकुर संरचना में रक्त कोशिकाएं व लसिकाएं उपस्थित होती हैं, इनके मध्य में उपस्थित होती हैं। तो जिसके समूह को पेयर के समूह कहते हैं। ये एक लसिका का समूह है, पेयर का पेचेस जो पेयर्स जो होते हैं, इसे पेयर्स ने डिस्कवर किया था। ये लसिकाओं का समूह है। इनका मुख्य कार्य तो होता है कि आंतरिक रस का स्रावन करना, और दूसरी बात इस छोटी आंतरिक संरचना को किसी भी सूक्ष्म जीवाणु के संक्रमण से बचाना है। विलाय की मध्य आंतरिक ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, जिसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ये तीनों कोशिकाएं क्या कार्य करती हैं? कलश कोशिकाओं का कार्य होता है श्लेष्मा का स्रावन करना, आंतरिक कोशिकाओं का होता है आंत्र रस का स्रावन करना। एंटेरोसिस्ट सेल्स होती हैं इसके अंदर, आंतरिक रस के स्रावन के लिए, आंतरिक कोशिकाओं की सहायता के लिए एंटेरोसिस्ट, ये आंतरिक कोशिकाओं की सहायता के लिए उपस्थित कोशिकाएं हैं। एंटेरोकाइनेज एक क्रियाकारक का भी ये स्रावन करेंगे आगे चलकर। पेनेत कोशिका लाइसोजाइम, ये नाम अगर आपने सुना हो तो लाइसोजाइम वही एंजाइम है जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य करता है। नेक्स्ट स्टेप में अगर अपन बात करें तो छोटी आंत्र में आमाशय से आने वाला भोजन अत्यधिक अम्लीय होता है, अतः छोटी आंत्र के प्रथम ग्रहणी भाग में अतिरिक्त श्लेष्मा के स्रावन के लिए ग्रंथियां उपस्थित होती है, जिसे ब्रूनर की ग्रंथियां कहते हैं। अब ये ब्रूनर की ग्रंथियां कौन सी हैं? तो आप ध्यान रखें कि क्लस कोशिकाएं श्लेष्मा का स्रावन कर रही हैं। क्यों? क्योंकि क्लस कोशिकाएं इसलिए स्रावन कर रही हैं श्लेष्मा का, क्योंकि अगर HCl जनित भोजन अगर छोटी आंत्र में आएगा तो वो छोटी आंत्र को नुकसान पहुंचा देगा। आमाशय को तो HCl से बचाने के लिए आमाशय के पास अतिरिक्त परत थी श्लेष्मा की। छोटी आंत्र बहुत महीन है, HCl उससे
उसके अंदर बहुत सारे अल्सर, जैसे आप कह सकते हो घाव उत्पन्न कर सकता है, इसलिए उसे बचाने के लिए श्लेष्मा का अतिरिक्त श्रावण चाहिए, और अतिरिक्त श्रावण के लिए ब्रूनर की ग्रंथियाँ उसमें उपस्थित होती हैं। यहाँ पर अपने को अब छोटी आंत्र की संरचना देखने को मिलेगी, जिसके बारे में भी अपन ने बेसिक डिटेल्स में बात की है कि सबसे पहले तो अगर अपन बात करें तो म्यूकोशा और सब म्यूकोशा, श्लेष्मा और अर्ध श्लेष्मा जो दोनों परतें हैं, उनके अंदर बहुत फोल्ड बने हुए हैं, इंटरनल फोल्ड बने हुए हैं, अंतर्वलन बने हुए हैं। इन अंतर्वलन को अगर अपन देखें तो इन अंतर्वलन की डिस्कवरी की थी कर्करिंग ने। ये अंतर्वलन है, अंतर्वलन है, इनकी डिस्कवरी की थी कर्करिंग ने, तो इन्हें कर्करिंग के वलन कहते हैं। अब ये एक वलन कैसा दिख रहा है, जैसे कोई अंगुली हो, अंगुली समान दिखाई दे रहा है, तो इस अकेले वलन को अपन ने क्या नाम दे दिया है, विलाय, जो 1 माइक्रोमीटर जो मिलीमीटर का है, छोटा है। और इस अंगुली समान प्रवृत्त पर छोटे छोटे हजारों की संख्या में, असंख्य संख्या में क्या है, ब्रूश बॉर्डर संरचनाएं हैं, जिन्हें अपन ने माइक्रोविलाय नाम दिया है। अब माइक्रोविलाय संरचना जो है वो सब बहुत सारी, ये क्यों बनी है ऐसे, ये रसांकुर और सूक्ष्मांकुर क्यों बने हैं, वो इसलिए बने हैं क्योंकि छोटी आंत्र को अपने को अत्यधिक कुंडलित करके बहुत सूक्ष्म संरचना में संयोजित करना है, सूक्ष्म संरचना में संयोजित करना है। अब देखिए, अगर आपसे एक बात करूं सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए, तो अगर ये एक रेखा है, एक लाइन है जो सीधी नहीं है, और एक ये रेखा है जो सीधी है, आप बताइए कौन सी रेखा बड़ी है? एब्सोल्युटली नीचे वाली। क्यों? क्योंकि उसका सतही क्षेत्रफल अधिक है, अगर आप उसे खींचोगे तो वो बहुत लंबी हो जाएगी। इसी प्रकार ये वलन बनाने का कारण यही है कि सतही क्षेत्रफल बढ़ जाए और जो भोज्य पदार्थ इसके संपर्क में आए वो अत्यधिक अवशोषित हो जाए। इसीलिए भोजन का सबसे अधिक अवशोषण जो है वो छोटी आंत्र में ही होता है, छोटी आंत्र में ही होता है। यहाँ पर ये लसिका कोशिकाएं हैं जहाँ से रक्त का स्रावण हो रहा है। ये रक्त यहाँ पर सभी जो भोज्य पदार्थ हैं उनका अवशोषण करके रक्त कहाँ ले जाता है, शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक। तो अपन जो भी भोजन खाते हैं उस भोजन को छोटी आंत तक आते आते अपन जटिल रूप से सरल रूप में बदल देते हैं और वहीं सरल रूप से उसका अवशोषण कर लिया जाता है। आप हमेशा ध्यान रखें, कभी भी जटिल भोज्य पदार्थ का अवशोषण नहीं होगा, सिर्फ सरल भोज्य पदार्थ का ही अवशोषण होगा। अब सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित करने के बाद रक्त उसे अवशोषित कर लेगा और अवशोषित करने के बाद प्रत्येक शरीर की कोशिकाओं को दे दिया जाएगा। यहाँ पर वही आंत्र में उपस्थित कलश कोशिकाएं श्लेष्मा श्रावण के लिए, आंत्र कोशिकाएं आंतरी रस के लिए, पैनित कोशिकाएं लाइसोजाइम के लिए उपस्थित होंगी। इस संरचना में लीबरकुन की दरारें कौन सी हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुन्स। तो ये दो विलाय जो हैं, इन विलायों के मध्य जो स्थान बच गया है, ये वाला, तो उसे कहेंगे लीबरकुन की दरारें। इस तरीके से उसे याद रखें। ये अपने पास बची हुई है सबम्यूकस, म्यूकस, मस्कुलरिस, सीरोसा, ये दोनों वाली जो अभी अपन ने बात की, सबम्यूकोशा और म्यूकोशा, ये मस्कुलरिस और सीरोसिस, ये अपने सिलेबस के अंदर है नहीं, आहार नाल की वित्तीय संरचनाएं, नहीं तो इसे भी पढ़ने के लिए अपने को पास चैप्टर्स नोट्स थे। लेकिन अपने को इतना याद रखना है, आहार नाल जो पाइप समान संरचना है वो 4 परतों से मिलकर बनी हुई है। उन चारों परतों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप चारों को नोट रखें। नेक्स्ट स्टेप में अगर अपन बात करें तो छोटी आंत्र का सबसे अंतिम भाग, जिसमें लगभग अंतर्वलन अनुपस्थित होते हैं, इलियम शुद्रांत्र, इसकी औसतन लंबाई 3 मीटर होती है। इस भाग के अंतिम सिरे पर बड़ी आंत्र के प्रारंभ सिक्कम भाग के मध्य इलियम सिक्कम वोल उपस्थित होता है, जिसका मुख्य कार्य बड़ी आंत्र से पुनः छोटी आंत्र में भोजन को आने से रोकना होता है। बड़ी आंत्र, अगर बड़ी आंत्र की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन, आहार नाल का अंतिम भाग, जिसकी औसतन लंबाई 1.5 मीटर होती है। ये देखिए, ये छोटा है, लेकिन इसे बड़ी आंत्र क्यों कहा गया है, क्योंकि इसका व्यास बड़ा है छोटी आंत्र के मुकाबले, मतलब इसकी चौड़ाई बड़ी है, ये अधिक चौड़ाई में है, जिसमें निम्न 3 भाग उपस्थित होते हैं। सबसे फर्स्ट जो पार्ट है वो है सिक्कम। सबसे छोटी आंत्र का शुद्रांत्र भाग आकर, छोटी आंत्र जो है उसका सबसे अंतिम भाग कौन सा था, इलियम वाला शुद्रांत्र, वो जुड़कर आकर जुड़ता है किससे, सिक्कम से। जहाँ पर सिक्कम से वो जुड़ता है वहाँ पर एक अंगुली नुमा प्रवर्ध उपस्थित होता है, एक छोटी अंगुली नुमा प्रवर्ध होता है
जैसे अगर अपन बात करें कि जो छोटी आंत्र है, वो छोटी आंत्र का सबसे छोटा, जैसे छोटी आंत्र ये है, छोटी आंत्र की संरचना है ये। यहाँ पर अगर ये एक बड़ी आंत्र से आकर जुड़ रहा है, तो बड़ी आंत्र से जुड़ रहा है, तो यहाँ जुड़ने वाले हिस्से पर एक अंगुली समान प्रवर्ध उपस्थित होता है। इस अंगुली समान प्रवर्ध को ही अपन क्या नाम दे रहे हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, कर्मी रूपी परिशेषिका। इस अंगुली समान प्रवर्ध को, ये मानव शरीर में अवशेषी अंग है, एक वेस्टिजल ऑर्गन है। अवशेषी अंग क्यों? क्योंकि इसका कोई कार्य नहीं है, ये निष्क्रिय अवस्था में रहता है, बंद रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कभी कभी अगर संभवतः, लगभग सभी मानव में नहीं होता है, लेकिन संभवतः यदि किसी भोज्य कण या फिर किसी पाचक रस का कोई भी अंश मात्र, कोई भी छोटा कण यदि इस कर्मी परिशेषिका, जो परिशेषिका है, कर्मी रूपी परिशेषिका, अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, उसमें चली जाती है, तो ये वृद्धि करने लग जाती है। ये लगभग 3 से 6 सेंटीमीटर होती है, लेकिन ये वृद्धि करती करती कितनी हो जाती है? 10 सेंटीमीटर वाली हो जाती है। तो ये वृद्धि करने पर आसपास के अंगों से टकराती है और जिससे बहुत अधिक दर्द होता है, पेन होता है। फिर उसे ऑपरेशन के द्वारा, बाई सर्जरी के द्वारा उसे कट कर दिया जाता है और शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि इसका कोई उपयोग नहीं है। इसे सामान्य भाषा में आप कहते हो अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी। ये अपेंडिक्स का ऑपरेशन यही है जिसमें इसी कर्मी रूपी परिशेषिका को बाहर कर दिया जाता है। ये आप ध्यान रखें, आहार नाल से जुड़ी हुई संरचना है। औसतन ये 3 से 12 सेंटीमीटर तक बड़ा होता है। जो अभी अपन ने बात की है 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर तक बड़ा हो जाएगा तो ये परेशान करेगा। 3 से 6 सेंटीमीटर तक रहेगा तो सामान्य है, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। कॉलन की अगर अपन बात करें तो ये बड़ी आंत्र का मध्य भाग है, जो जंतु में अत्यधिक जो मवेशी जंतु होते हैं, यहाँ कैटल्स की बात कर रही है, गाय भैंस जो बकरी हैं उनकी बात, तथा कुछ सहजीवी जीव भी उनमें उपस्थित होते हैं। उसका रीजन ये है, सहजीवी जीव का मतलब ये है जो जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु, वो उपस्थित होते हैं। आपको मैं बता दूं क्यों उपस्थित होते हैं, क्योंकि मवेशियों का मुख्य भोजन होता है हरे पदार्थ। हरे जो पादप होते हैं वो हरे घास, तो हरे घास के अंदर जो पादप होते हैं उनकी कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। कोशिका भित्ति जो होती है पादपों की, वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज एक बहुत बड़ा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें लगभग 3000 से 6000 तक ग्लूकोज के अणु होते हैं। तो इतने बड़े कार्बोहाइड्रेट को सरल रूप में बदलने के लिए, ग्लूकोज में बदलने के लिए सिर्फ पाचक रस एंजाइमों का ही उपयोग नहीं किया जा सकता, उसके लिए कुछ सूक्ष्म जीवाणु का उपयोग किया जाता है, वही सहजीवी जीवाणु हैं। ये सिर्फ मवेशियों में होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अगर अपन बात करें मलाशय, सेकंड लास्ट पार्ट, सबसे लास्ट पार्ट आ गया, सेकंड लास्ट पार्ट था कॉलन, उसके बाद मलाशय, रेक्टम। ये बड़े आंत्र का अंतिम खुला हुआ भाग है जिसकी ओपनिंग गुदा या एनस कहलाती है। जो एनस में मुख्यतः जो आंतरिक जो फोल्ड होते हैं, 2 अवरोध होते हैं, एक इंटरनल फोल्ड और एक एक्सटर्नल, मतलब आप कह सकते हो 2 वॉल प्रेजेंट हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। ये ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियों के बने होते हैं, तो जिनसे क्या होता है, नित्य कर्म के द्वारा जो वेस्टिजल फूड होता है, जो अवशिष्ट पदार्थ होता है, उसे बहिक्षेपण विधि द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। कल अपना टॉपिक्स जो स्टार्ट होगा वो होगा पाचक ग्रंथियों पर। कल अपन बात करेंगे इसकी पाचक ग्रंथियों पर।